नमस्कार, हेलो मनी 9 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित। हफ्ते का पहला कारोबारी सत्र और भारतीय बाजार थोड़ा सा आज टर्मोइल के साथ कामकाज करते हुए थोड़ा सा बाजार सहमा है। खासतौर से वो चीन का वायरस कह लीजिए या फिर Q3 के अपडेट्स कह लीजिए या फिर लगातार FIs की बिकवाली कह लीजिए, इस सब ट्रिगर के आधार पर मार्केट्स में बिकवाली जो है वो आज भी देखने को मिल रही है और मार्केट में प्रेशर फिलहाल आज के सत्र में जरूर बनता हुआ दिखाई पड़ रहा है। थोड़ा सा दबाव बाजार ने आज के लिए एक्सटेंड किया है। एडवांस डिक्लाइन भी जो फर्स्ट हाफ की कंपैरिजन में देखा जाए तो कहीं ज़्यादा वीक साइड पर है, जहां पर अभी करीब 212 शेयर तेज़ी में है और रफली जो गिरने वाले शेयर हैं वो 1900 के आसपास है, जो कि बिकवाली के साथ कामकाज करते हुए इनफैक्ट 2100 शेयर अब ऐसे हो गए हैं जो कि बिकवाली में और 281 शेयर जो कि तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं। 828 अंक नीचे सेंसेक्स है, करीब 260 अंक नीचे निफ्टी है, 900 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक के अंदर है। ऑब्वियसली Q3 के वीक अपडेट्स का इंपैक्ट वहाँ पे मेजरली दिखाई पड़ रहा है। मिड कैप इंडेक्स करीब 2% नीचे और स्मॉल कैप इंडेक्स 2.25% के आसपास के फॉल के साथ कामकाज कर रहा है। पूरी तरह से बाजार की स्क्रीन जो है वो आपको लाल निशान में ही दिखाई पड़ेगी। आज हम बातचीत करने वाले हैं रचना मैम से। रचना वैद्य हमारे साथ मौजूद हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे मार्केट्स को लेकर। रचना मैम से हम बातचीत करने वाले हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स पर, इंडिविजुअल उनकी पिक्स के ऊपर, और रचना मैम से हम आइडेंटिफाई करेंगे कैसे वो मार्केट्स को देख रहे हैं। आपके सवालों के जवाब भी लेंगे, लेकिन अगर आपका भी कोई सवाल है और आप भी इस कार्यक्रम को हिस्सा बनना चाह रहे हो, रचना मैम से बातचीत करना चाह रहे हो, तो आपके लिए अलग अलग माध्यम खुले हुए हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हो व्हाट्सएप के जरिए 9311121874, ईमेल के जरिए money9query@tv9.com, ये हमारा ईमेल आईडी है, और साथ साथ आप यूट्यूब पे अगले 1 से 1.5 घंटे तक लाइव रहने वाले हैं, तो आप वहाँ पर भी हमारे साथ बातचीत कर सकते हैं और सीधे सीधे इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। रचना मैम से हम बातचीत करेंगे मार्केट्स के ऊपर भी, लेकिन पहले तो रचना मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि रचना मैम से मैं पिछले कई सालों से हम बातचीत कर रहे हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म पर, और एक्सीलेंट कॉल्स, डेरिवेटिव की एक्सीलेंट स्टडी, और मतलब क्या ही बोलूँ मैं इनकी कॉल्स के बारे में। कई बार गिरते बाज़ार में तेज़ी की कॉल और कई बार तेज़ बाज़ार में गिरने की कॉल, जैसे बड़े बड़े बढ़िया कॉल्स रचना मैम ने हमें दी हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। रचना मैम नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। एक नए प्लेटफॉर्म पे आपसे आज हम फिर मुलाकात कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम अपना समय हमें देने के लिए और आज हमसे बातचीत करने के लिए। पहले तो मार्केट्स के ऊपर आपका एक व्यू मैम, क्योंकि दोबारा थोड़ा सा घबरा रहा है मार्केट, एक नए वायरस से कह लो या अर्निंग से पहले कह लो, बड़ी इवेंट से पहले कह लो। आप कैसे रीड कर रहे हो मैम, क्या लग रहा है नंबर्स में? जी नमस्कार एंड वेरी हैप्पी टू जॉइन यू ऑन अ न्यू प्लेटफॉर्म टुडे। एंड मार्केट की जहां तक बात है तो मेरे हिसाब से 2-1 दिन की ग्रीन कैंडल जो हमने लास्ट वीक देखी, उसके बाद ओवरहेड रेजिस्टेंस जो कि 24,200 के आसपास बना हुआ था फ्यूचर्स पे, करीब करीब वहीं से हमने फिर से गिरावट शुरू कर दी है शुक्रवार से। तो यहाँ पे मेरा यही मानना है कि नियर टर्म ट्रेंड जो काफी टाइम से डिस्टर्ब हो चुका है, वो अभी फिलहाल दोबारा से डाउनसाइड पे कंटिन्यूएशन के मूड में है एंड मोमेंटम इंडिकेटर्स भी यही दिखा रहे हैं। तो हमें जिन्होंने भी लॉन्ग साइड पे पोजीशंस बनाई थी और प्रॉफिट बनाया, उन्होंने बुकआउट करना चाहिए। और एक पुलबैक रैली जो दी थी मार्केट ने हमें लास्ट वीक, वो खत्म हो गई, उस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और जो नियर टर्म ट्रेंड है जो डाउन साइड पे बना हुआ है, उसके हिसाब से पोजीशंस दोबारा बनानी चाहिए फ्यूचर्स में। या तो अगर आप लॉन्ग ओनली साइड के हो तो आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करके साइड में रहना चाहिए, कैश में रहना चाहिए। तो रचना मैम अभी के लिए मार्केट्स के शॉर्ट जाना चाहिए क्या आज के गैप डाउन के बावजूद भी? जी, अगर आप मल्टी डेज के लिए होल्ड कर सकते हैं तो आप डेफिनेटली फर्दर शॉर्टिंग भी कर सकते हैं। जहां जहां पे भी रैली दिखेगी, माइनर रैलीज पे आप, रैली के फेलियर पे आप अगर शॉर्ट करेंगे तो आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बेटर रहेगा। जैसे अभी आपको इंट्राडे में हल्की सी रैली मिली है, अब अगर यहाँ से 4-5 दिन के व्यू के हिसाब से अगर देखा जाए तो निफ्टी जब तक 23,900 के नीचे है तब तक ये मार्केट में नियर टर्म की वीकनेस जो है वो बनी रहेगी फ्यूचर्स पे। और 23,900 के ऊपर अगर आप एसएल करके एसएल लगा के शॉर्ट करेंगे तो डाउन साइड पे आप 23,600 तक के टारगेट्स लगा सकते हैं। तो रचना मैम निफ्टी बैंक, क्योंकि आज वीकनेस वहाँ ज़्यादा स्ट्रांगली आ रही है, Q3 के अपडेट्स बहुत वीक, उसका इम्पैक्ट तमाम बैंक्स पे दिखने को मिल रहा है, क्या रीड कर रहे हो आप वहाँ पर? जी, निफ्टी बैंक में तो बहुत ही ज्यादा खराब सिचुएशन है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से जब तक फ्यूचर्स के लेवल के हिसाब से 50,700 के नीचे रहेगा तब तक ये वीकनेस बनी रहेगी। नियर टर्म की बात हो रही है
और 50-700 की तरफ की रैली अगर होती है और अगर वहां पे फेल होती हुई दिखाई दे तो वहां से शॉर्टिंग कर सकते हैं। और डाउन साइड पे मेरे हिसाब से 50,000 से पहले कोई टारगेट नहीं, सपोर्ट नहीं है। तो पहला टारगेट 50,000 का होना चाहिए और अगर वो भी टूट गया तो फिर हम 49,750 की तरफ भी जा सकते हैं ओके, फ्यूचर्स। चलिए, तो ये रही इंडेक्स को लेकर बातचीत जो आप रचना मैम से सुन रहे थे। अब जरा स्टॉक स्पेसिफिक की बातचीत करेंगे, उससे पहले कुछ आज के इंडेक्स के गेनर लूजर भी देख लेते हैं किस तरह की सिचुएशंस हैं। निफ्टी में वैसे तो आज बहुत कुछ गेनर साइड पर है नहीं, ना मिड कैप साइड पर है, लेकिन फिर भी कुछ नाम आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे क्योंकि गेनर साइड पर है। आज सेलेक्टिव स्टॉक्स जो कि निफ्टी में तेज़ी के साथ कामकाज कर रहे हैं, लेकिन मेजर स्टॉक्स जो हैं वो आज प्रेशर के साथ ही कामकाज करते हुए दिखाई पड़ेंगे। इंडेक्स के टॉप गेनर्स में आज नाम है अपोलो हॉस्पिटल का, टाइटन का, टाटा कंज्यूमर का, जहां थोड़ी बहुत खरीदारी आज के सत्र में देखने को मिल रही है। बिकवाली वाली साइड पे अगर देखा जाए तो आज प्रेशर साइड पर इधर बैंक्स हैं, ये टाटा स्टील पहला नाम है, बीपीसीएल, कोटक महिंद्रा बैंक और कोल इंडिया, यहाँ पर थोड़ी बहुत बिकवाली आज के सत्र में दिखाई पड़ेगी। मिड कैप के चढ़ने वाले शेयरों में या मिड कैप के गिरने वाले शेयरों को भी वह स्क्रीन पर लेकर आइए कौन कौन से स्टॉक्स यहाँ पर खरीदारी का दौर देखने को मिल रहा है। आज मिड कैप में नाइका कुछ हद तक सपोर्टिव बाइंग यहाँ पर है, एसबीआई कार्ड में खरीदारी है, जुबिलेंट फूड्स में खरीदारी है और एम्फेसिस में थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है। और मिड कैप के गिरने वाले शेयरों की अगर बात की जाए तो आज आयरेडा में प्रेशर है, इम्पैक्ट हुआ, अपडेट लास्ट सेशन में इनका आया था। बीपीसीएल, एचपीसीएल दोनों में प्रेशर है, कोचिन शिपयार्ड और सुजलॉन, ये कुछ और ऐसे नाम जो कि मिड कैप में टूटते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। स्मॉल कैप साइड पे आईटीआई पिछले हफ्ते भी चला, ये हफ्ते भी इसमें खरीदारी है, एजिस लॉजिस्टिक्स, डॉक्टर लाल पैथ लैब, आरबीएल बैंक, यहाँ पर थोड़ी बहुत खरीदारी। लेकिन बिकवाली वाली साइड पे टीटीएमएल, जुपिटर वैगन, स्वान एनर्जी, 5 स्टार फाइनेंस, यहाँ पर थोड़ा प्रेशर है। एफ&ओ में आज जो स्टॉक्स लीड कर रहे हैं उसमें नाइका है, डॉक्टर लाल पैथ लैब है, मेट्रोपोलिस है, गोदरेज कंज्यूमर है जहाँ पे खरीदारी है। और बिकवाली वाली साइड पे अगर कुछ नामों को आज देखा जाए तो उसमें यूनियन बैंक है, जीएसडब्ल्यू एनर्जी है, एचपीसीएल, बैंक ऑफ बड़ौदा, यहाँ पे प्रेशर है। रचना मैम, वो बाजार को लग रहा है कि शायद वायरस आ रहा है, इसीलिए जितने भी ये पैथ लैब के शेयर है सब चलना शुरू हो गए, डॉक्टर लाल पैथ लैब, मेट्रोपोलिस, यहाँ से कोई नाम आपको लग रहा है क्या वर्थ होल्डिंग है? देखिए, अभी ये न्यूज जो है वो इतनी मैच्योर्ड नहीं गिनूंगी मैं, लेकिन नेवरदलेस एक्सट्रीम शॉर्ट टर्म का अगर आपका नजरिया है तो लालपेथ लैब जैसे काउंटर्स पे आप नजर रख सकते हैं और शॉर्ट टर्म के लिए ही प्ले करें क्योंकि दिस न्यूज कैन इवन फिजल आउट इन अ डे और टू। कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ पे आगे डेवलपमेंट हो इस लाइन पे और भगवान करे ना ही हो, पर 2940 जब तक लालपेथ लैब पे होल्ड करेगा तब तक यहाँ पे अपसाइड पे 3130 की तरफ जाने के चांसेस रहेंगे। तो अभी इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग, लेकिन हाँ, डेवलपमेंट होने दीजिए, उसके बाद ज़्यादा बेटर सिचुएशन आपको समझ में आएगी। लेकिन अभी के लिए इनिशियली आज ज़रूर एक मोमेंटम को कैच करना शुरू हुए हैं। चलिए जी, अब शुरुआत करते हैं सवाल जवाब के सिलसिले की। सोनी कुमारी जी का पहला सवाल है, इनके पास सुजलॉन के शेयर हैं, करीब करीब 67 रुपये के दाम पर लंबी अवधि के लिए होल्ड कर रही हैं। रचना मैम, सुजलॉन एक स्टार परफॉर्मर लास्ट ईयर का, अभी क्या करें? सुजलॉन की और लंबे नजरिए की जहां तक बात है तो मेरे हिसाब से फिलहाल प्राइस जो है वो है तो अच्छे लेवल पे, लेकिन इनकी एंट्री ऑलरेडी बनी हुई है तो फ्रेश एंट्री की तो बात है नहीं यहाँ पे। तो यहाँ पे 55 के आसपास का एक स्टॉप लॉस जरूर रखना चाहिए और अगर 55 का लेवल होल्ड करता हुआ दिखेगा ऑन वीकली क्लोजिंग बेसिस तो शायद आगे जाके जब मार्केट ओवरऑल संभलेगा तब यहाँ से भी एक टर्न आने का चांस दिखेगा इस काउंटर में भी। बट इन एनी केस अगर 55 टूटता हुआ नजर आए तो फिर इनको निकल जाना चाहिए क्योंकि चार्ट के हिसाब से 55 के नीचे मोमेंटम बहुत वीक हो जाएगा और गिरावट बढ़ सकती है जो इस काउंटर को काफी नीचे तक लेके जा सकती है। तो सुजलॉन को लेकर राय आप सुन रहे थे। इसके बाद एक सवाल आया है हकीम शेख साहब का, इनके पास ओला के शेयर हैं, 2500 शेयर हैं और 110 रुपये के दाम पर खरीदारी है। अच्छा मैम, इट्स टू अर्ली टू से एनीथिंग अबाउट ओला क्योंकि अभी तो चार्ट बनने ही शुरू हुए हैं, लेकिन हाँ फिर भी एक बढ़िया तेज़ी दिखाई है और फिर वापस रिट्रेस हो रहा है, अभी क्या करें? जी, ओला की जहां तक बात है यहाँ पे जो भी थोड़ी बहुत प्राइस एक्शन अवेलेबल है उसके हिसाब से भी दिस काउंटर इज नॉट डूइंग रियली वेरी वेल और काफी यहाँ पे गिरावट कब से ही बनी हुई है, जब से उसने हाई बना के टर्न मारा तब से दोबारा ऊपर जाने का नाम नहीं लिया। करीब करीब अगस्त 2024 से गिरे जा रहा है और यहाँ पे सपोर्ट बनता है 65 के करीब। 65 का सपोर्ट अगर होल्ड करा तो अच्छी बात रहेगी, यहाँ से एक डबल बॉटम बनने के चांस रहेंगे अगर 65 होल्ड करता हुआ दिखाई दिया आने वाले टाइम में तो। लेकिन अगर 65 ही गया तो फिर इसका ट्रेंड जो है वो तो डाउन साइड पे ही है
और 65 से पहले किसी सपोर्ट की उम्मीद भी ना रखें। ओके एक एनएमडीसी के ऊपर पुनीता जी का सवाल है। इनके पास 600 शेयर हैं और 73 रुपए की रेट पर इन्होंने खरीदारी कर रखी है। सो रचना मैम, अब वो सिचुएशन आ चुकी है कुछ स्टॉक्स में जहां पर या तो गेन डबल हो चुका है, इधर ट्रिपल हो चुका है। अब वो ट्रिपल गेन थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। सो अब आप एवरेज करने की इच्छा तो रखते हो, लेकिन ऑलरेडी आपके पोजीशन से डबल है वो। ऐसी सिचुएशंस में क्या करें? देखिए, अगर आपका गेन हो रखा है तो आपको एसएल को टाइटली ट्रेल करना चाहिए। इस मार्केट में ज्यादा स्पेस देने लायक मार्केट है नहीं, और मेरे हिसाब से यहाँ पे अगर एसएल को ट्रेल करके कहीं पे रखा जा सकता है। वन लेवल इज 62। जिन्होंने पहले लोअर लेवल से एंट्री करी और जो गेन्स में है, उनको अपना एसएल 62 पे ले लेना चाहिए, और उसके बाद पोजीशन को कंटिन्यू करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन 62 का वीकली क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड करना बहुत जरूरी है। अगर वो होल्ड कर गया तो दोबारा काउंटर वहां से टर्न देके 80 की तरफ जाता हुआ दिखाई दे सकता है। पर ओवरऑल मार्केट में ये गिरावट को थमना जरूरी है, इन सब चीजों को पॉजिटिव साइड पे प्ले करने के लिए और सपोर्ट को वैलिडेट करने के लिए। तो आपको एनएमडीसी को लेकर राय दी गई है और एक बढ़िया तेज़ी इसने दिखाई भी है। उसके बाद अब आपके सामने सिचुएशंस दिखाई पड़ रही हैं। इसके अलावा कुछ और सवालों में एक वेदांता के ऊपर राय पूछ रहे हैं नागराज साहब। इन्होंने एंट्री करने की इच्छा रखी है वेदांता में। मैम, क्या लेवल आपके हिसाब से ऐसे रहेंगे जहां पर ये एंट्री कर सकते हैं वेदांता में? वेदांता में अगर फ्रेश एंट्री के लिए इन्होंने देखना है तो वन ऑफ द लेवल्स जहां पे एंट्री करी जा सकती है वुड बी अराउंड द लेवल ऑफ, यहाँ से काफी नीचे है, बट अराउंड द लेवल ऑफ 400 के आसपास अगर ये काउंटर आता हुआ दिखाई दे तो पार्ट बाइंग यहाँ पे कर सकते हैं। और सेकंड लॉट जो अगर उनको परचेज करना रहे सेकंड पार्ट बाइंग का, तो वो होना चाहिए करीब 360 के आसपास। ये मैं नहीं कह रही कि 360 तक जाएगा, लेकिन पहला जो 400 के आसपास बाइंग होता है वो पार्ट बाइंग नहीं होना चाहिए और उससे ज्यादा नहीं करनी चाहिए। और दूसरा लेवल अगर मिलता है तो 360 would be that level। तो 460 के आसपास अभी ये कामकाज कर रहा है। कहीं अगर बड़े फॉल मिलते हैं, 360 के आसपास पहुंचता है, तब एक बार को आप वहां पर थोड़ी पोजीशंस को लॉन्ग कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपके लिए राय यही कि आप यहां पर बने रहो और अगर कोई लोअर लेवल्स मिलते हैं तो वहां पर आप फर्दर ऐड करके भी चल सकते हैं। एक अंकित जी का सवाल आया है टीटागढ़ रेलवेज को लेकर। करीब करीब 1326 रुपये के दाम पर इनकी खरीदारी है और 50 शेयर इन्होंने लिए हैं। ये और लेने की इच्छा रखते हैं, लेकिन ये लास्ट ईयर का अगेन स्टार परफॉर्मर रह चुका है टीटागढ़ रेल्स। तो करना क्या चाहिए इसमें मैम? टीटागढ़ में इनका अच्छा परफॉर्मेंस रहा था और इनको अपना प्रॉफिट जो बुकआउट कर लेना चाहिए था, क्योंकि ये कब से लोअर हाइज लोअर लोज बनाने लग गया है काउंटर, और मोमेंटम इंडिकेटर दिखा रहे हैं कि ये फर्दर नीचे जा सकता है, करीब करीब 850-900 के करीब जा सकता है। तो अगर इन्होंने नहीं अभी तक बुकआउट नहीं करा है तो 1050 पे कम से कम एसएल को लगा ले, और अगर वो भी लेवल टूट जाता है तो फिर निकल जाना चाहिए, क्योंकि उसके बाद वो 850 तक जा सकता है। 850 तक जा सकता है, तो जोन में आ चुका है जहां पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट ले लेना चाहिए था। लेकिन अभी के लिए एटलीस्ट आपको यही राय दी गई है कि आप 850-860 के आसपास एक स्टॉप लेकर यहाँ पर पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा मैम, एक राजू यादव जी का सवाल आ रहा है। वो उत्तर प्रदेश से हैं और बजाज हाउसिंग के उनके पास 1400 शेयर हैं। 131 रुपये के दाम पर खरीदारी है। बजाज हाउसिंग ने कल अपने अपडेट भी दिए हैं नंबर्स में। अपडेट थोड़े से वीक और इम्पैक्ट भी है, 1.5-2% के आसपास का ड्रॉप स्टॉक में दिखाई पड़ रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो मैम इसे? ये काउंटर का भी वही हाल है, लिस्टिंग के बाद जो उसने हाई बनाया उसके बाद दोबारा ऊपर गया नहीं है। अब यहाँ पे मोमेंटम पॉजिटिव हो सकता है अगर ये काउंटर 132 को क्रॉस करता हुआ दिखाई दे। अगर 132 को क्रॉस करके उसके ऊपर क्लोजिंग देना शुरू करे तो देन इट विल बी पॉजिटिव, और वो एक अच्छी एंट्री भी बन सकती है फॉर लॉन्ग टर्म प्लेयर्स। लेकिन फिलहाल इसका भी ट्रेंड डाउन में है, और आज की जो गिरावट है उसने काफी दिन के लोज को तोड़ा है और ये एक अच्छी साइन नहीं लग रही। तो यहाँ पे भी डाउन साइड पे दिस कैन गो टुवर्ड्स 120 एंड इवन लोअर देन दैट। तो मेरे हिसाब से 132 से पहले इसमें कोई पॉजिटिविटी का नजर आना मुश्किल है। तो रचना मैम, अगर बजाज हाउसिंग किसी के पास पड़े हैं तो आप कहाँ पे से स्टेबल होते हुए देख रहे हो? हमें यहाँ पे 120 का लेवल देखना पड़ेगा। 120 के आसपास ये अगर स्टेबल होता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो फिर ये दिस कैन गो टुवर्ड्स इवन 100।
तो हो सकता है 100 के लेवल भी आए, लेकिन अगर आप खरीदारी करने की इच्छा रखते हो या तो 132 के ऊपर खरीदारी करो या 120 के आसपास थोड़ा स्टेबल हो जाए, उसके आसपास आप खरीदारी करो, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। SBI के 100 शेयर हैं 730 रुपये के दाम पर। नज़रिया है छोटी अवधि का कुलदीप जी का, आप कैसे रीड कर रहे हो मैम? देखिए 730 की अगर खरीदारी है, इन द मनी है अगर, तो मेरे हिसाब से कब से बुक आउट कर लेना चाहिए था। लेकिन नेवरदलेस प्रॉफिट का इरोड होना एक बात होती है और कैपिटल का इरोजन होना दूसरी बात होती है, तो वो चीज ना होने दे और एसएल को ट्रेल कर ले, कम से कम 760 तक एसएल को ले ले। अगर वीकली क्लोजिंग बेसिस पे 760 होल्ड कर लिया देन इट शुड बी गुड इनफ, क्योंकि वहां पे थोड़ा कंजेशन जोन है और चांसेस है कि वो लेवल होल्ड करेगा। इन एनी केस अगर 760 निकलता हुआ दिखाई दे ऑन द डाउन साइड तो फिर इनको भी बुक आउट करना चाहिए। तो 760 अगर निकलता हुआ दिखाई पड़े तो आप एक बार को कॉल लीजिएगा, लेकिन हाँ, हर शेयर जिसको भी अभी हम देख रहे हैं वो साल के या तो लोस के आसपास है या फिर एक बड़ा फॉल दिखा रहा है। रचना मैम, मुश्किल नहीं होती मैम इस तरह की सिचुएशन में अपने क्लाइंट्स की पोजीशन को मैनेज करना और सामने आने वाले सवालों को देखना? टफ नहीं लगता आपको ये? जी, मैंने अपनी खुद की बहुत सारी पोजीशंस आज नील कर दी और मैंने अपने काफी सारे क्लाइंट्स को आज, जिनको लॉन्ग टर्म भी था नजरिया, उनको भी मैंने बुक आउट कराया। जो प्रॉफिट में थे उनको भी, और जहाँ पे प्रॉफिट में नहीं था वो पोजीशन भी क्लोज कराया। तो यू हैव टू बी वेरी 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 रूथलेस इन दीज थिंग्स, क्योंकि हर एक बेयर मार्केट जो है वो बुल मार्केट करेक्शन के साथ ही शुरू होता है, और वो बुल मार्केट करेक्शन में से जब एक्चुअल में बेयर मार्केट दिखने लगे, दैट वुड बी टू लेट। नहीं तो इतना कंसर्न आपको दिख रहा है क्या बाजार में अब? देखिए वो दिखेगा तभी जब एक्चुअल में होगा, और जैसे जैसे होता जाएगा वैसे ही दिखेगा। तो उसके लिए खड़े रहने में कोई मजा नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट को इरोड होता हुआ देखने में कोई मजा नहीं है। पिछले 3-4 साल में काफी मार्केट ने पैसा दिया है, और जिनकी रीसेंट पोजीशन से उनको तो सीधा कैपिटल इरोजन फेस करना पड़ा होगा, तो उसमें देयर इज नो फन इन डूइंग दैट। और नया पोर्टफोलियो बनाने में टाइम कितना लगता है? मार्केट अगर स्टेबलाइज हो जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में अगर आपका प्लान रेडी है तो आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं आने वाले हफ्तों में और महीनों में। तो एक बार ही निकल जाना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप प्रॉफिट में हो तो ऐसे को ट्रेल कर लीजिए, और अगर कैपिटल इरोड हो रहा है तो उसको रोक लीजिए। मैम, इतना रुथलेस ट्रेडर ही हो सकता है खाली, क्योंकि आमतौर पे एक आम आदमी इतना रुथलेस होता नहीं है। ओके मैम, एक सवाल अंशुल शर्मा साहब जी का है। वो पूछ रहे हैं कि कैंटाविल के शेयरों में क्या करें? 297 के दाम पे उनकी खरीदारी है और वो समय दे सकते हैं, इसमें करना क्या चाहिए उसमें? कैंटेबल की बात हो रही है ना? जी जी मैम। कैंटेबल में अगर देखा जाए प्राइस एक्शन के हिसाब से, दिस इज लुकिंग क्वाइट स्ट्रॉन्ग एट दिस पॉइंट इन टाइम। और यहाँ पे अगर मार्केट खराब जैसा हो रखा है, ऐसा नहीं होता तो ये और बेटर परफॉर्म कर सकता था। नेवरदलेस एसएफ को ट्रेल करके इसमें भी 260 पे रखना चाहिए। अगर ये काउंटर 260 तक लेवल होल्ड करता है ड्यूरिंग पुलबैक्स एंड रिट्रेसमेंट्स, देन इट शुड बी फाइन। अदरवाइज फिर निकलना पड़ेगा। अपसाइड पे अगर ये होल्ड कर गया तो टारगेट हो सकता है सबसे पहला 320 और उसके बाद 350। तो फिलहाल के लिए आपको लेवल्स बताए गए हैं, आप उनको देख सकते हैं। संजय सिंह जी पूछ रहे हैं कि इनके पास तिलक नगर इंडस्ट्रीज के 400 शेयर हैं, 250 रुपये के दाम पे खरीदारी, और आरती फार्मा भी है 620 रुपये के दाम पे। आरती फार्मा में वो रिसेंटली अलग होकर जो लिस्ट हुआ है तो उसके चार्ट बहुत ज़्यादा नहीं होंगे आपके पास, लेकिन तिलक नगर इंडस्ट्रीज और आरती फार्मा अगर आप ट्रैक कर पा रहे हो, क्या करें? तिलक नगर इंडस्ट्रीज की जहां तक बात है तो ट्रेंड अच्छा है यहाँ पे, और एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बनता है करीब 400 के आसपास। ये लेवल जब तक होल्ड करेगा वीकली क्लोजिंग बेसिस पे, तो देयर आर चांसेस कि ये काउंटर 470 एंड 490 की तरफ जाता हुआ हमें ओवर अ मीडियम टर्म दिखाई दे सकता है। और आरती अपने फार्मा, आरती फार्मा मैम। आरती फार्मा, यस, आरती फार्मा की जहां तक बात है तो यहाँ पे फिलहाल तो पुल बैक चल रही है, मार्केट साइडवेज है और हायर एंड ऑफ द रेंज की तरफ से लोअर एंड ऑफ द रेंज की तरफ जा रहा है। तो अगर आपकी ऑलरेडी पोजीशन है तो बी प्रिपेयर्ड कि ये काउंटर आपको करीब करीब 560 तक के लेवल दिखा सकता है, जहां पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट इमर्ज होगा। और 560 से 600 के बीच में कहीं पे अगर सपोर्ट इमर्ज हो जाता है देन इट शुड बी फाइन। अदरवाइज 560 अगर टूटेगा, जो कि चांसेस कम लग रहे हैं ऐसा, तो यहाँ पे दिक्कत बढ़ सकती है। पर 560 अगर होल्ड कर गया तो दोबारा से ये 700 और 740 की तरफ जाता हुआ दिखेगा आने वाले टाइम में। मैम, एक व्यूअर है, उनका हैंडल है अपर सर्किट। उन्होंने एक सवाल पूछा है कि HMPV वायरस का जो इफेक्ट है वो उन्होंने शुक्रवार को भी पूछा था, लेकिन उस समय शायद इग्नोर हुआ इनका सवाल। लेकिन इनका कहना है कि ये वायरस का जो इम्पैक्ट है
क्या यही मार्केट पे है या पूरी तरह से, या और भी चीज़ें हैं जो मार्केट रीड कर रहा है इसके अलावा? देखिए, एक तो ये है कि एफआईएस की जो सेलिंग इतने टाइम से चल रही है वो कोई छोटी बात नहीं है, और नए साल के बाद भी कोई उनका मूड में कोई मेजर चेंज नहीं दिख रहा। और दूसरी बात ये भी है कि वायरस तो खैर अभी इट्स अ वेरी न्यू न्यूज, तो उसको उसको लेके ये सब नहीं हो रहा है, ये हो रहा है 2-3 महीनों से हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि हमें ये समझना चाहिए कि 2020 से लेकर 2024 में मार्केट ने 7,500 से लेकर 25-26 हजार तक का नंबर हमें दिखाया। तो कौन सी मार्केट होती है जो 4 साल में 4 गुना या 3 गुना हो जाती है? नहीं होती, पर हमारे साथ हुआ है ऐसा। तो लॉन्ग लॉन्ग एक अपट्रेंड के बाद लॉन्ग फेज ऑफ कंसोलिडेशन भी मुमकिन है, और उसको रीजन चाहे कोई भी मिल जाए वो होना बनता है टेक्निकली भी, और मार्केट के ओवरऑल हेल्थ के लिए भी। तो इसीलिए ये होने के लिए हो रहा है, विद वायरस और विदाउट वायरस ये होना ही था। ट्रिगर अपने आप बाजार ढूंढ लेता है। जब बाजार अपनी चाल चलता है, ट्रिगर हम उससे अटैच करते हैं कि ये ट्रिगर है, इसकी वजह से या तो टूट रहा है या इसकी वजह से चल रहा है। एनीवेज, पिरामल फार्मा पे एक सवाल आया है। 600 शेयर हैं, 268 रुपये के दाम पर खरीदारी है। करना क्या चाहिए मैम? जी, पिरामल फार्मा की जहां तक बात है, यहाँ पे अच्छा ट्रेंड चल रहा था। इनफैक्ट फार्मा कंपनीज के लिए तो ओवरऑल भी सिचुएशन अच्छी रही है, क्योंकि यूएस मार्केट हैज बीन स्ट्रांग, द डॉलर हैज बीन स्ट्रांग, एंड यहाँ पे सेक्टोरल फेवर में रहा, फ्लेवर ऑफ द सीजन में रहा ये फ्लेवर। बट नेवरदलेस यहाँ पे भी 240 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस लगा लेना चाहिए, क्योंकि लोअर हाइज बनने लग गए हैं, और अगर ये 240 तोड़ेगा तो गिरावट और भी गहरा सकती है, जो कि 200 की तरफ इस काउंटर को लेके जा सकती है। अगर 240 होल्ड कर गया देन एवरीथिंग शुड बी फाइन, और हमें 300 के नंबर दोबारा देखने की उम्मीद लग सकती है। तो पिरामल फार्मा करीब करीब 250 के आसपास ये भी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। ब्रिजेश हमारे साथ मौजूद हैं बिहार से बातचीत करने के लिए। ब्रिजेश जी नमस्कार। जी सर, नमस्कार। नमस्कार ब्रिजेश जी, क्या सवाल है आपका? सर जी, हमारे पास त्रिवेणी टर्बाइन का हमने 830 में 100 शेयर लिया था खरीदारी। ओके। क्या लग रहा है सर, मतलब प्रॉफिट होगा या लॉस बुक करके निकल जाए? कितना समय आपने इसमें देने के लिए सोचा हुआ है ऑलरेडी ब्रिजेश जी? 1 महीना तक हम और अभी देने के लिए सोच रहे हैं सर। ऑलरेडी 2 महीने से 1.5 महीना हो गया खरीदे हुए। और कोई खास वजह थी त्रिवेणी टर्बाइन को लेने की? नहीं सर, नया था, कोई ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था, उस समय अपडेट हो रहा था। हाँ, तो हमने उसको खरीद लिया था सर। ओके। तो क्या करना चाहिए रचना मैम? त्रिवेणी टर्बाइन खरीदारी इन्होंने की, वहाँ से तो काफ़ी नीचे आ गया, 745 आ गया, 820 पे नहीं खरीदारी है। ये अभी भी 1 से 2 महीना दे सकते हैं इसे, क्या करना चाहिए ना? देखिए, 1 से 2 महीने में अगर इसने दोबारा से ऊपर जाना है तो वो तो ही हो पाएगा अगर ये 710-700 के आसपास का लेवल होल्ड करेगा। अगर उससे ज्यादा नीचे ये गहरी गिरावट आई तो फिर इतने 2 महीने के टाइम में दोबारा से इसको रिकवर करना मुश्किल हो जाएगा। तो या तो ये 700 के आसपास का स्टॉप लॉस रखे और उसको फॉलो करे, स्ट्रिक्टली एडियर करे उसको, या तो फिर वो अगर इतना स्टॉप लॉस नहीं देना चाहते तो फिर वो करंट लेवल्स पे बुक आउट करे। तो आपको राय दी गई है, आप उसके हिसाब से ही अपनी रणनीति बना के रखिएगा और आप बने रहें, वो ज़्यादा बेटर है स्टॉक के अंदर। लेकिन स्टॉप लॉसेस आपको बताए गए हैं, उनको आप स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा। रचना मैम, अदानी पावर ये एक नाम और है, खान साहब पूछ रहे हैं, इनके पास ये पोजीशन पड़ी हुई है और ये लंबी अवधि के लिए इसको खरीदारी करने की इच्छा रख रहे हैं, क्या करना चाहिए ना? ठीक है, लंबी अवधि के लिए अगर खरीदारी करना चाहते हैं तो मार्केट में बहुत सारी अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज है और बेटर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है मार्केट में। नेवरदलेस अगर इनको एक्सप्लेनिंग करना है तो ये फिलहाल तो डाउन ट्रेंड में है और डाउन ट्रेंड काफी स्ट्रॉन्ग है। अगर ये फिर भी काउंटर जो है वो 490 के आसपास कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई दे, अभी 502 पे है, 490 के आसपास अगर कहीं पे सपोर्ट लेता हुआ अगर नजर आए तो, और तब यहाँ पे एंट्री करी जा सकती है। अभी यहाँ पे फिलहाल कोई साइन नहीं है मार्केट में टर्न दिखाने के, और जब तक ये टर्न होके खुद नहीं दिखाता तब तक अगर आप इसको पकड़ने की ट्राई करते हो यू माइट बी ट्राइंग टू कैच अ फॉलिंग नाइफ। नहीं तो मैम, ये अदानी समूह के सारे शेयरों के साथ ही एप्लीकेबल है या सिर्फ अदानी पोर्ट में, अदानी पावर में एप्लीकेबल है? देखिए, इस ये पर्टिकुलर काउंटर में तो अवेलेबल ये चीज एप्लीकेबल है ही। अगर इंडिविजुअल दूसरे काउंटर्स की बात करूं, देयर आर काउंटर्स व्हिच आर कंपैरेटिवली बेटर। फॉर एग्जांपल अदानी एंटरप्राइज जो है, इनकी सिचुएशन 2500 पे है करीब करीब एट दिस पॉइंट इन टाइम, तो ये कंपैरेटिवली बेटर प्लेस्ड है। और अगर यहाँ पे एक छोटे से एसएल के साथ 200-300 रुपए के एसएल के साथ 10% एसएल के साथ भी अगर एंट्री करी जाए तो चांसेस है कि ये काउंटर आगे जाके दोबारा ठीक ठाक होने लग जाए।
पर टाइट स्टॉप लॉस 10% का रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि 10% लॉस को रिकवर करने के लिए सिर्फ 11% गेन्स चाहिए। लेकिन अगर आगे आगे आप बढ़ेंगे, 20% लॉस हो गया तो उसको रिकवर करने के लिए 25% गेन लगेगा, 50% हो गया तो और ज्यादा लगेगा। तो वो ना होने दे, इसलिए ऐसी टाइट स्टॉप लॉस की जरूरत है। मैम ये बात जरा फिर से रिपीट करना, क्योंकि ये लोगों को कम समझ में आता है कि 10% का फॉल आपके लिए 11% का गेन होता है, राइट? यस यस। और उसी तरीके से 20% अगर आपका लॉस हो गया हाँ। तो आपको रिकवर करने के लिए 25% गेन्स चाहिए। तो जितना लॉस हुआ उतना ही गेन आएगा, तो यू विल बी बैक टू न्यूट्रल। लेकिन समझ लीजिए अगर आपने अपने लॉसेस को बुक आउट नहीं किया और अगर किसी काउंटर में आपने 50% लॉस होने दिया, ये सोच के कि मैं तो लॉन्ग टर्म हूं ना, तो लॉन्ग टर्म अगर आप हैं तो आपको सबसे ज्यादा ये जरूरी है कि आप गैम्बलिंग ना करें, और गैम्बलिंग नहीं करना है तो स्टॉप लॉस और भी ज्यादा जरूरी है आपके लिए। क्योंकि अगर आप रिस्क को कंट्रोल नहीं करते और 50% लॉस होने देते हैं, 100 रुपए का स्टॉक था आपके लिए 50 रुपए का हो गया, अब वो 50 रुपए का स्टॉक जब तक टू बैगर नहीं बनेगा तब तक वो मतलब दुगना जब तक नहीं हो जाएगा तब तक वो 100 रुपीज पे दोबारा नहीं पहुंचेगा, 100% गेन नहीं करेगा, तब तक आप न्यूट्रल पे भी नहीं आएंगे। सोचिए आप, तो कितनी मुश्किल वाली बात हो सकती है ये। तो ऐसा 50% तक का पेन टॉलरेट करना वो कोई लंबे प्लेयर्स का नजरिया नहीं होना चाहिए, ये मैं कहना चाहती हूँ। ये बात सही है मैम, इसीलिए मतलब रचना मैम पढ़ाती भी हैं, जो लोग नहीं जानते उनको मैं बता दूं, तो इसीलिए उनसे लर्निंग लेनी ज़रूरी भी थी कि अगर आप 10 रुपये या 10% का घाटा करते हैं तो उसे रिकवर करने में आपको कम से कम 11% चाहिए, ताकि वरना तो आप वहीं के वहीं खड़े जहाँ से आपने शुरू की थी कहानी। इसलिए बात पूछनी ज़रूरी थी। रचना मैम, इंडियन होटल पर कुलदीप चौधरी साहब पूछ रहे हैं कि इनके पास 684 रुपये के दाम पर 500 शेयर हैं। इनका नज़रिया एक हफ्ते का है, कंसीडरिंग कि ये बहुत चला हुआ शेयर है, करना क्या चाहिए? देखिए, एक हफ्ते के नजरिए के लिए तो मैं बिल्कुल भी नहीं कहूंगी कि यहाँ पे बने रहना चाहिए, क्योंकि ये काउंटर अप ट्रेंड तो तोड़ा हुआ है, उसने आज ही तोड़ा हुआ है और फ्रेश गिरावट यहाँ पे शुरू हुई है जो डाउन साइड पे इस काउंटर को 835 की तरफ लेके जा सकती है। 835 से पहले कोई सपोर्ट इमर्ज होता हुआ नजर आना मुश्किल है। रचना मैम, पहले दिन ही आपको मुझे लग रहा है सांस लेने की फुर्सत नहीं मिलने वाली। 1100-1200 लोग हमें ऑलरेडी देख रहे हैं और इतने ज़्यादा सवाल आ रहे हैं कि मैं ही नहीं पढ़ पा रहा हूँ। तो अगर आप लोगों का भी कोई सवाल है तो आप लोग जुड़ सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं। मैम, अगला सवाल है नवकार कॉप के ऊपर। नितेश कुमार जी का सवाल है, करीब करीब 300 शेयर इनके पास है, 167 रुपये के दाम पर खरीदारी है, करना क्या चाहिए मैम? जी, नवकार कॉर्प की जहां तक बात है, यहाँ पे प्राइस एक्शन ट्रेंड पॉजिटिव है, लेकिन प्राइस एक्शन फिलहाल करेक्ट कर रहा है। और अगर लंबे नजरिए के हिसाब से देखा जाए तो ट्रेंड ओके है, पर 135 के आसपास का सपोर्ट होल्ड करना जरूरी है। और अगर ओवरऑल मार्केट संभल जाएगी और ये काउंटर अगर 135 होल्ड कर जाएगा, देन एवरीथिंग शुड बी फाइन। बिलो 135 प्रॉब्लम बढ़ सकती है, और 135 अगर होल्ड कर गया तो दोबारा से ये काउंटर 170, 180, 190 की तरफ जाता हुआ मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म में नजर आ सकता है। इसके अलावा शोभित कपूर साहब का एक सवाल है एडीएफ फूड पे। 169 के दाम पर उन्होंने खरीदारी कर रखी है। मैम, इसमें वॉल्यूम थोड़े आमतौर पे थिनली वॉल्यूम होते हैं, आप क्या राय रखते हो, क्या करना चाहिए एग्रोडच फूड में? मुझे स्टॉक का नाम नहीं समझ में आया। मैम, एडीएफ फूड्स। एडीएफ फूड्स, ओके। एडीएफ फूड्स के नाम से मैम ऐसा कोड भी है एनएससी में, क्या आप देख पा रहे हो? नहीं, मुझे नहीं मिल रहा। ओके मैम, तो 283 के आसपास का दाम है इसका और इन्होंने खरीदारी करीब 183 पे की है। ओके, आई गॉट इट। एडीएफ फूड्स की जहां तक बात है, यहाँ पे करेक्शन चालू है, लेकिन सपोर्ट नजदीक में है। सपोर्ट करीब करीब 260 के आसपास बना हुआ है, तो 260 के लेवल को नजर में रखें। अगर ये 260 के आसपास कहीं सपोर्ट लेता हुआ दिखाई देगा आने वाले टाइम में, तो संभल जाना चाहिए और दोबारा से टर्न वहां से अपसाइड पे करना चाहिए। 260 इज एन इम्पोर्टेंट सपोर्ट, तो उसको नजर में रखिए। अगर वो होल्ड कर गया तो मीडियम टू लॉन्ग टर्म में दोबारा से 320 की तरफ जा सकता है। जी, एनटीपीसी के बाइंग का लेवल अजय जी पूछ रहे हैं कि अगर वो खरीदारी करने की इच्छा रखते हैं तो उन्हें कहाँ खरीदारी करनी चाहिए मैम? जहाँ तक एनटीपीसी में फ्रेश एंट्री की बात है, तो यहाँ पे फ्रेश एंट्री के लिए एक लेवल जिसको मैं सजेस्ट करना चाहूंगी वुड बी अराउंड 300।
310 और 300 के बीच में कहीं पे एंट्री मिलती है तो दैट शुड बी वन ऑफ द गुड लेवल्स जहां पे एंट्री करी जा सकती है। वहां से फिर 280 का ही एसएल लगाए 20 रुपए का, और अपसाइड पे 350 एंड 390 के टारगेट्स लगाए जा सकते हैं। तो एनटीपीसी को लेकर यह आप सुन रहे थे। एक सवाल कर्नाटका से आया प्रवीण जी का। ये चंबल फर्टिलाइजर के स्टॉक लेके बैठे हैं करीब 530 रुपए के दाम पर, और प्रिसीजन कैम्पशैफ्ट भी इनके पास है। इनका जो नज़रिया है मैम बजट को लेकर है। वैसे कई लोगों के सवाल जो आ रहे हैं बजट पे ही आ रहे हैं कि फर्टिलाइजर कैसे लग रहा है बजट पे, पावर कैसा लग रहा है बजट पे। सो अगर ये बजट तक का जो नज़रिया लेकर निवेशक बैठे हैं, इनके लिए क्या राय रख रहे हो मैम, चंबल फर्टिलाइजर या फिर प्रिसीजन कैम्पशैफ्ट जैसे शेयरों में? देखिए, अगर ये बजट तक संभल जाना होगा और अगर बजट में इनको फेवर करती हुई कोई न्यूज आनी होगी जो कि चांसेस पूरे हैं, तो ये काउंटर 450 के लेवल्स को होल्ड करेगा। अगर ये 450 होल्ड करता हुआ दिखाई दे या तो इवन 460 के आसपास कहीं पे ग्रीन कैंडल दिखाई देना शुरू करे तो इस पे एक भरोसा रखा जा सकता है, और 440 के ही एसएल के साथ पोजीशन क्रिएट करी जा सकती है या तो होल्ड करी जा सकती है। और अगर फेवरेबल न्यूज आ गई तो दोबारा से 520 और 535 की तरफ जाता हुआ नजर आ सकता है। तो चंबल फर्टिलाइजर करीब 480-482 के जोन्स में अभी कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन बजट के ट्रिगर्स को अगर आप देख रहे हैं तो बहुत क्लोज स्टॉप लॉस साथ ही आप काम करिएगा, वो ज़्यादा बेटर है। मैम जोमेटो पे सुनील जी मुंबई से पूछ रहे हैं कि करना क्या चाहिए इन्हें, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, अगर ये दोनों खरीदारी की जाए तो कहाँ खरीदारी करनी चाहिए? ठीक है, फ्रेश एंट्री अगर जोमेटो में करनी है तो दैट शुड बी अराउंड द लेवल्स ऑफ 230, एंड मेरे हिसाब से ये लेवल आना चाहिए क्योंकि काउंटर ने काफी स्ट्रॉन्ग राइज के बाद लोअर हाइज लोअर लोज बनाना शुरू किया है। 230 के आसपास अगर ये मिलता है तो दैट वुड बी वन ऑफ द सेफ एंट्रीज, और 200 के आसपास ही उस केस में एसएल लगा देना चाहिए। ओके, और गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड मैम? गैस अथॉरिटी के लिए अगर बात करी जाए, यहाँ पे अगर आपका नजरिया लंबा है और आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए इसमें पोजीशन बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा इंतजार कर लीजिए। फिलहाल ये काउंटर स्ट्रॉन्ग डाउन ट्रेंड में है और इसमें सपोर्ट काफी दूर हो सकता है, तो इन दैट केस आपको पहला सपोर्ट मिलेगा 170 के आसपास एंड दूसरा सपोर्ट मिलेगा 135 के आसपास। तो यहाँ से काफी गिरावट और गहरा सकती है, तो थोड़ा इंतजार करके फिर एंट्री के लिए सोचिए। तो गेल में आप थोड़ी सी और गिरावट गहरा सकती है, वहाँ पर एंट्री करिएगा। और जोमेटो को लेकर भी राय आपको रचना मैम ने दी है, तो उन दोनों के हिसाब से अपनी रणनीति आप बनाकर चल सकते हो। मैम लाइकवाइज एक जीएसएफसी के ऊपर भी सवाल पूछ रहे हैं विकास पाठक साहब, इसमें क्या करना चाहिए? जीएसएफसी में अगर ये फ्रेश एंट्री के लिए सोच रहे हैं और अगर लॉन्ग टर्म टाइम का नजरिया है तो इनको एक लेवल नजर में रखना चाहिए, दैट शुड बी अराउंड 165 के आसपास। अगर ये काउंटर आता है आने वाले टाइम में, अगर ओवरऑल मार्केट गिरेगी तो हो सकता है, तो इन दैट केस दैट वुड बी वन ऑफ द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स जहां पे एक एंट्री करी जा सकती है। अगर वहां तक नहीं आता तो इन दैट केस 220 जब क्रॉस करे तब भी एक एंट्री बन सकती है, विच विल बी एन एंट्री ऑन ब्रेकआउट। तो 220 पे या तो एंट्री करें या तो 165 के करीब करें। तो आपको 220 230 कहीं निकल जाए तो उसके बाद आप एंट्री करें, वो ज़्यादा बेटर है। फिर अदरवाइज भी आपको लेवल्स बताए जा चुके हैं। प्रकाश चौधरी साहब हमारे रेगुलर दर्शक भी हैं, इनका एक सवाल आया है अदानी पोर्ट के ऊपर। करीब 50 शेयर हैं और 1340 रुपये के दाम पर खरीदारी है। अदानी पावर पर हम पहले ही बात कर चुके हैं मैम, लेकिन अदानी पोर्ट ये दूसरा नाम है इसी समूह का, और कैश काउ में यही दो नाम है, अदानी पोर्ट, अदानी पावर, अदानी एंटरप्राइज रादर, टू एन एक्सटेंट। करना क्या चाहिए मैम इसमें? देखिए, इनकी पोजीशन अगेन लॉस में है ऑलरेडी, और ये सब काउंटर्स जब गिरते हैं तो पीछे मुड़ के देखते नहीं है, तो इनको थोड़ा संभल के रहना चाहिए। नेवरदलेस 1100 का स्टॉप लॉस लगा लीजिए। अगर 1100 क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर गया देन एवरीथिंग शुड बी फाइन, और अगर 1100 भी टूटता हुआ दिखाई दे तो फिर निकलना पड़ेगा। तो 1100 1120 इन लेवल्स को आप अदरवाइज नज़र रखिएगा। लेकिन मध्यम, देखिए एक बहुत साफ बात रचना हमने शुरू में समझा दी, अगर आप ट्रेडर हैं तो ट्रेडर की मानसिकता रखिए। उन्होंने आज सुबह सारी पोजीशन काट दी जबकि कोई ऐसा कंसर्न भी मार्केट में नहीं दिखा। लेकिन अगर आप इन्वेस्टर हैं तो इन्वेस्टर की मानसिकता रखिए। इन्वेस्टर की मानसिकता रख के ट्रेडिंग करेंगे या ट्रेडर की मानसिकता रख के इन्वेस्ट करेंगे तो दोनों ही सही नहीं रहेगा। रचना मैम कोई गलत तो नहीं कह रहा ना मैं? नहीं, बिल्कुल सही बात है आपकी। ओके मैम, एक ग्लेनमार्क लाइफ, इस पर सवाल आया है शिवम गुप्ता साहब का। करीब 1157 रुपये के दाम पर खरीदारी है और ये भी ऑलरेडी बहुत चला हुआ शेयर है मैम। करना क्या चाहिए इसमें? देखिए,
देखिए यहाँ पे चार्ट सेटअप तो बहुत बढ़िया है, तो मेरे हिसाब से इसमें एसएल को ट्रेल करके करीब करीब 940 पे रखना चाहिए। जब तक 940 होल्ड करेगा पोजीशन को कंटिन्यू करे और अपसाइड पे 1200 का टारगेट रखे। तो 940 का स्टॉप और 1200 के टारगेट्स के लिए आप एक बार को ग्लेनमार्क लाइफ के ऊपर अदरवाइज नज़र बना के रखिएगा। एक मैग्नीज ओर इंडिया लिमिटेड यानी मॉयल, यहाँ पर 435 रुपये के दाम पे खरीदारी कर रखी है प्रीत साहब ने, और ये नज़रिया मध्यम से लंबी अवधि का रखते हैं। इनका ये कहना है कि क्या इसको ये और होल्ड कर सकते हैं, नीचे और एवरेज कर सकते हैं, या फिर लॉस बुक करके निकल सकते हैं? क्योंकि उनको अगर एवरेज आउट करना हो तो करंट लेवल पे जहाँ पे वो है अभी 330 के आसपास, ये एक अच्छा लेवल है एवरेज आउट करने के लिए। और दूसरी बात ये कि इन्होंने ऑलरेडी ये लॉस को एवरेज आउट करने जा रहे हैं, तो इनको अपना एक एसएल जो है वो 277 पे ले लेना चाहिए इवन आफ्टर एवरेजिंग आउट। 277 नहीं टूटने देना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत बढ़ सकती है। 277 होल्ड कर गया देन एवरीथिंग शुड बी फाइन। इनकी दोबारा से 420 450 तरफ जर्नी शुरू हो सकती है। तो आपके लिए राय रखी गई है मॉयल के संदर्भ में, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप लेवल्स को एक अच्छे से फॉलो करिएगा। अब रांची चलते हैं, वहाँ पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अगले दर्शक मौजूद हैं। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या सवाल है आपका? सर गिरीश कॉटन से सवाल था। आपने खरीद रखा है, खरीदना चाहते हैं? नहीं खरीद रखा 182 पे। 182 पे। और कितने समय के लिए खरीदारी की है सर आपने? सर 1 मंथ का। 1 मंथ का। तो रोहन जी, जब खरीदारी की होगी उसके बाद तो एक तरफा चला भी था शेयर? हाँ तो वही एग्जिट करना था, इसी कारण वही पूछ रहा था। तो आपने उस समय एग्जिट नहीं किया? था। नहीं किया हूँ सर, फर्स्ट। ओके। रचना मैम, 182 रुपये के दाम पे खरीदारी की है ग्रीव्स कॉटन की। खरीदारी का दाम तो बहुत अच्छा था क्योंकि उसके जस्ट बाद शेयर क्या ज़बरदस्त चला है, लेकिन थोड़ा प्रॉफिट ले नहीं पाए उस समय, वहाँ से नीचे आ गया, प्रॉफिट कम हो गया बेसिकली। करना क्या चाहिए इन्हें अब? इनको एसएल ट्रेल करके अपना एसएल जो है वो 260 पे ही ले लेना चाहिए। टाइट स्टॉप लॉस में कोई गलत बात नहीं है क्योंकि ऊपर से काफी नीचे आया है। अगर ये चलना होगा, यहीं पे संभलना होगा, तो वो 260 को होल्ड कर जाएगा क्लोजिंग बेसिस पे। और अगर 260 टूटता हुआ दिखाई दे तो निकल जाने में ही समझदारी है। तो आपके लिए राय यही कि आप 260 249 इसके अराउंड का एक स्टॉप लॉस लेके, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लेके बने रहिए और धीरे धीरे ट्रेल करिए। अगर ये वापस चलना शुरू हुआ तो आप उसको बढ़ाते चले जाइए। अगर वापस नहीं चलता है तो जहां स्टॉप लॉस ट्रिगर हो गया वो आपका गेन है। पूरी पोजीशन में या पार्शियल पोजीशन में वो आप तय करेंगे, लेकिन ये आपके लिए एक स्टॉप लॉस रहेगा जिसको आप फॉलो करिएगा। इसके अलावा एक सवाल और आया हुआ है मेरे पास, टाटा मोटर में फ्रेश एंट्री करने को लेकर रजत जी पूछ रहे हैं कि क्या एंट्री करनी चाहिए क्या? मैम यहाँ क्या करें? टाटा मोटर्स में अगर कोई लंबे नजरिए के हिसाब से देखना चाहता है और अगर एंट्री करना चाहता है तो एक एंट्री फिलहाल करंट लेवल्स पे हो सकती है, पर उनको टाइट स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा विच शुड बी अराउंड 700 का एसएल अगर होल्ड कर गया विच शुड बी अगेन अराउंड 10% ऑफ द करंट प्राइस, तो वो ठीक है, वेल एंड गुड। और यहाँ से टारगेट हो सकता है 900 का, 980 का और 1050 का। 980 और 1050 इन टारगेट्स के लिए आप अदरवाइज होल्ड कर सकते हो। रीना जी पूछ रही हैं कि मदरसन में एंट्री करनी चाहिए, संवर्धना मदरसन में 199 रुपये के दाम पे इन्होंने खरीदारी कर रखी है लॉन्ग टर्म के लिए और खरीदारी करने की इच्छा रखती हैं, क्या खरीदारी करें? संवर्धन मदरसन में ट्रेंड बहुत बढ़िया था, लेकिन थोड़े टाइम से, थोड़े हफ्तों से ये डिस्टर्ब हो चुका है और इसमें अभी डाउन साइड पे सपोर्ट आएगा करीब करीब 137 के आसपास, विच इज लिटिल लोअर फ्रॉम हियर। तो 137 के नंबर को थोड़ा ट्रैक करें और अगर ये लेवल होल्ड कर जाता है तो आप वहां पे फिर एडिशन भी कर सकते हैं और अपसाइड पे 180 185 के टारगेट भी दोबारा से लगा सकते हैं। 180 185 के आसपास टारगेट्स आ सकते हैं। मैम जुपिटर वैगन एक और नाम है, उस पर बहुत देर से सवाल आ रहा है। 2500 शेयर हैं और करीब करीब 640 रुपये के दाम पे खरीदारी है। टीटागढ़ रेल पे भी थोड़ी पहले हम बात कर ही रहे थे, एक और उसी तरह का शेयर जो बहुत बढ़िया तेजी दिखा के गया है। करना क्या चाहिए मैम? ट्रेंड तो बहुत अच्छा है लेकिन एंट्री थोड़ी हाई लेवल पे कर रखी है, दैट इज व्हाई द प्रॉब्लम। नेवरदलेस 420 पे एसएल को ट्रेल को किया, इनिशियल एसएल ही आप 420 पे रख लीजिए और अगर 420 होल्ड कर गया तो देयर आर चांसेस कि ये काउंटर सपोर्ट ले लेगा वहां से और दोबारा अपसाइड पे जाएगा। स्पेशली अगर बजट के टाइम पे कोई सपोर्टिंग न्यूज आ गई विच इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, तो दोबारा से 570 और 600 की तरफ जाता हुआ ये काउंटर नजर आ सकता है, बट 420 का होल्ड करना जरूरी है।